कहते हैं अभ्यास व्यक्ति का आईना होता है। और अगर हम निरंतर अभ्यास करें, ये लगन आपको सक्सेस तक जरूर पहुंचाती है। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं ओडिशा से दुर्गा शंकर पति जी, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, वो भी 7th रैंक के साथ। बहुत बहुत बधाई दुर्गा शंकर जी आपको, आपकी इस बेहतरीन अकम्पलिशमेंट के लिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपको और एंटायर स्टडी आईक्यू टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो एंटायर जर्नी है वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिला है स्टडी आईक्यू से। और मैं गौरव कर सर को भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। और अगर मैं बात करूँ स्टडी आईक्यू के साथ, तो मेरा जो जीएस का प्रिपरेशन था वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिला इसी चैनल से। और जो भी व्यूअर देख रहे हो इसे, तो मैं इनको इतना सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। ये बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक फैक्ट देते हैं हमको, और हमारे नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। वी आर वेरी ग्लैड दुर्गा शंकर जी आप हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में रहे हैं। यू हैव बीन अ रेगुलर फॉलोवर ऑफ स्टडी आईक्यू एंड द एंटायर टीम इज वेरी प्राउड ऑफ यू। जब हमारे स्टूडेंट, हमारे रेगुलर फॉलोवर गेट्स अकम्पलिशमेंट लाइक दिस, वी आर सो प्राउड एंड इलेटेड। थैंक यू मैम, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी। दुर्गा शंकर जी, हमने ये सभी को बता दिया कि आपने 7th रैंक हासिल की है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में, लेकिन अपनी थोड़ी सी आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। आपने कहाँ से अपनी बीएससी एमएससी इन जियोलॉजी ये किया? बिल्कुल मैम। मेरा जो बीएससी था वो डीडी ऑटोनोमस कॉलेज केवंझर, जो कि नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। मतलब वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन था, जियोलॉजी एज माई ऑनर्स था। देन मैं जाम अपियर किया। जाम के रैंक के बेसिस पे मैं एनआईटी राउरकेला में एमएससी ज्वाइन किया, एमएससी इन अप्लाइड जियोलॉजी एनआईटी राउरकेला में। 2017 से 2019 तक मेरा सेशन था। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ माय गेट स्कोर आई जॉइंड आईआईटी बॉम्बे। आई एनरोल्ड इन एमटेक प्रोग्राम देयर, and recently I got convocated with my MTech degree from IIT Bombay. This was all about my academic details. This is extremely wonderful to know about. दुर्गा शंकर जी, जैसे जब हम जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है दैट इज एमएससी इन जियोलॉजी। जो भी एमएससी इन जियोलॉजी परस्यू करते हैं उनका एक ये बहुत ही एस्पिरेशनल जॉब रहता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाती कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। अब ये क्या शुरुआत से ही मोटिवेशन था जब आपने जियोलॉजी ऑप्ट किया, या फिर ये बाय डिफॉल्ट एमएससी के साथ साथ ये एस्पिरेशनल आई, ये एस्पिरेशन आया? यस मैम, बिल्कुल। मैं जब 2014 में एनरोल किया ग्रेजुएशन विथ जियोलॉजी एज माय ऑनर्स, तब मेरे एक भैया और एक दीदी जो कि ऑलरेडी जीएसए में काम कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला। मैं उनका ऑफिस भी गया हूँ, उनका वर्क कल्चर देखा हूँ, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो उसके बाद मेरा प्रिपरेशन, मतलब मेरा बैकअप माइंड में था कि मुझे जेएसए जाना है। लेकिन जब मैं 2017 से 19 जब मैं एमएससी में पढ़ रहा था, तब मेरा प्रिपरेशन थोड़ा गेट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो गया था। बट again I got a good rank in GATE although, but when I saw कि 79 नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2020 जीएसआई में, तो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम में, तब मेरा थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नंबर ऑफ सीट अच्छा है। तो उसके बाद मेरा प्रीलिम्स निकल गया। मैं प्रीलिम्स के लिए 6-7 महीना डेडिकेटेडली जीएस पढ़ा था। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जब प्रीलिम्स निकल गया तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो उसके बाद मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, ये होता रहा। ग्रेजुअली मैं क्लियर करता गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन था वो आपके घर से ही आया, और जब आप इस एग्जामिनेशन को और जाने तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम किया। आपने कहा कि स्टेजेस पार होते गए, एग्जामिनेशन के स्टेज आए, आप पार करते गए। हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे अपनी तैयारी की, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और जैसे आपने कहा प्रीलिम्स पार हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर पर्सनालिटी टेस्ट। जी मैम। मैम मैं मेरा आंसर प्रीलिम्स से शुरू करना चाहता हूँ। प्रीलिम्स के लिए मैं लास्ट 5 महीना में डेडिकेटेडली डेली रेगुलरली मैं 4 घंटा पढ़ता था सिर्फ जीएस के लिए। जैसे आपको पता है कि एक जीएस पेपर होता है 100 मार्क्स का, और एक जियोलॉजी का पेपर होता है जो कि 300 मार्क का, और टोटल वो सब एमसीक्यू होता है, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जैसे आपको पता है। तो मैं जीएस ज्यादातर, मैं गेट ऑलरेडी गेट के लिए मेरा प्रिपरेशन हो गया था, तो इसीलिए मैं अपना खुद का जियोलॉजी पेपर में मैं स्ट्रांग था। मुझे जीएस तैयारी करना था। जीएस के लिए मैं लास्ट 5 महीना पढ़ा हूँ, और मेरा जो प्रिपरेशन था उसमें मैं स्टडी आईक्यू का बहुत ज्यादा हेल्प लिया हूँ। मेरा मेनली जो स्टैटिक पार्ट था, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया,
या पॉलिटी हो गया या क्लाइमेट हो गया, इकोलॉजी हो गया, ये सब मैं स्टडी आईक्यू से पढ़ा हूँ। स्पेशली विपिन गोयल सर, वो बहुत हेल्प किए हैं पॉलिटी में, उनका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो फिर अंकित सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी क्लाइमेट रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में रेगुलरली देखता था स्टडी आईक्यू से। तो आप कह सकते हो कि यूट्यूब से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ जनरल स्टडीज, वो भी फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में था, वो जितना भी कंटेंट था। ये मेरा जीएस प्रिपरेशन करने का ये मेरा स्ट्रेटेजी था कि मेरे को स्टैटिक पोर्शन वीडियो भी देखना है और बुक से पढ़ना है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब का ज्यादा हेल्प लेता था। दुर्गा शंकर जी, जैसे आपने अभी बात की कि प्रीलिम्स की कैसे तैयारी की, जनरल स्टडीज किस तरीके से आपने कवर किया, आप ही की बात करते हैं। आपने कहा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस की बात करते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, मेंस की अब हम बात करते हैं। कैसे जियोलॉजी का सेक्शन कवर किया, और साथ ही साथ जो प्रीलिम्स में पेपर 2 होता है, जियोलॉजी का होता है, वो एमसीक्यूज होते हैं, उसको क्या साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन के साथ आप चले पैरेलली? जी मैम, फर्स्ट थिंग कि जो प्रीलिम में जो जियोलॉजी का जो सेक्शन था 300 मार्क का होता है वो पेपर, वो मैम एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टूडेंट गेट के लिए या नेट के लिए तैयारी कर रहा है, स्पेशली मैं गेट के लिए करता था, तो पैरेलल सिलेबस मोरलेस सेम है, तो वो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ वहां पे, मैं इजीली उसको क्रैक कर गया। लेकिन मेरा दिक्कत जीएस पेपर में था, उसको मैं प्रिपरेशन करके बाद में उसको ठीक कर दिया। तो एमसीक्यू अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप ऑलरेडी गेट में अच्छा स्कोर ले, मतलब ऑलरेडी आपके पास है गेट में अच्छा स्कोर है, अच्छा रैंक है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सेम सिलेबस से आप पैरेलली आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मैं मेंस के बारे में बात करूं, तो मेंस स्पेशली फॉर मेंस, मेंस आंसर राइटिंग दैट इज वेरी क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका। तो अभी मैं जैसे कि मेरा प्रिपरेशन मेंस के लिए मैं 5 महीना प्रिपरेशन किया था, आंसर राइटिंग के साथ साथ पढ़ाई भी किया था। जैसे कि आंसर राइटिंग आपको पता है मेंस में ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन रहता है, आपको पता है तो आप टिक कर लेते हैं। लेकिन जब आंसर राइटिंग के बात आते है, जब सब्जेक्टिव आंसर टाइप रहता है, तो वहां पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, आपके आंसर को आप कैसे इंप्रूव करें, आपके कॉम्पिटिटर्स के मतलब कंपैरिजन आपका आंसर कैसे बेहतर रहे, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं 4-5 महीना डेडिकेटेडली काम किया था मैम। बहुत जरूरी है बेशक कि हम किस तरीके से अपने आंसर्स लिखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा आप प्रेजेंट करते हैं उसी पे आप जज इवेलुएट होते हैं। मैं आपसे आंसर राइटिंग की बारीकियों को समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि आंसर्स में अपने वेरिएशंस लेकर आए, डायग्राम्स इंक्लूड करें, फ्लो चार्ट्स बनाए, लेकिन एग्जैक्टली ये चीज कैसे एक स्टूडेंट, एक बिगिनर समझे, मैं आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैम। सबसे पहले मेरा जो सोच है मेंस में आंसर राइटिंग में, उसको 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में उसको डिवाइड किया हूँ। एक है टाइम मैनेजमेंट पार्ट एज वेल एज स्पेस मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर ऑन द आंसर स्क्रिप्ट, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। पहले मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 4 पेपर है, एक पेपर 200 मार्क कंटेंट करता है, तो 200 मार्क के लिए आपके पास 3 घंटा है, जो कि 180 मिनट्स है आपके पास, उसमें आपको क्लियर करना है। तो मैं क्या करता था कि पेपर, इंडिविजुअल पेपर में 6 सेक्शन होता था, ABCDEF। जो ए सेक्शन होता था वो 50 मार्क्स का होता था, वहां पे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो उसी सेक्शन के लिए मैं 50 मिनट से 1 आवर उसी सेक्शन के लिए रखता था। और जो 5 जो अलग सेक्शन है, उसके लिए मैं इंडिविजुअल सेक्शन के लिए मैं 25 से 30 मिनट रखता था। और इसको मैं टाइम मैनेजमेंट के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये वैरी कर सकता है, जैसे ये टाइम मेरे लिए था और कोई दूसरा स्टूडेंट के लिए टाइम वैरी कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा चीज है, मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस। और मैं लास्ट में 5 से 10 मिनट में एक्स्ट्रा रखता था, ताकि जब मेरा पेपर खत्म हो जाए तो मैं एक ओवरव्यू ले सकूं कि मेरा आंसर कितना था और कहाँ पे मेरा आंसर अच्छा हो सकता है, कहाँ पे डायग्राम में मेरे को थोड़ा बहुत चेंज करना है, इसके ऊपर मैं काम करता था। ये रह गया टाइम मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट, जैसे आपको पता है कि लिमिटेड स्पेस रहता है, वहां पे आपको आंसर प्रेजेंट करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रूम पे बैठ के 3 पेज, अगर आप 15 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो एग्जाम में आपको करने में इजी रहेगी और जल्दी भी आप कर सकते हो। और ये रहा पहला सेक्शन। सेकंड सेक्शन में मैं आता हूँ, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर ऑन द आंसर स्क्रिप्ट। वहां पे मैम क्या होता है कि आप जो क्रुशियल पॉइंट हो उसको बुलेट, आज ए बुलेट पॉइंट आप लिख सकते हो।
की पॉइंट टू द पॉइंट लिखना है आंसर, इधर उधर से कुछ नहीं लिखना है। और पैराग्राफ राइटिंग थोड़ा अवॉइड करे तो अच्छा है, जितना शॉर्टकट पॉइंट आई कैचिंग पॉइंट लिख सकते हो उतना अच्छा है। उसके साथ साथ जो भी रिलेवेंट पॉइंट है उसको सिर्फ लिखना है, इरिलेवेंट चीजें कुछ पसंद नहीं, मतलब अगर आप लिखेंगे तो वहां पे एग्जामिनर जो भी बैठे होंगे उनको शायद पसंद ना आए, तो रिलेवेंट चीजें लिखने की कोशिश करना चाहिए। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द डायग्राम, फ्लो चार्ट, इंडिविजुअल लेवलिंग ऑफ इंडिविजुअल डायग्राम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा मार्क फेचिंग करने में हमको हेल्प करता है। तो मैम अगर मैं इसके बारे में बताऊं, फ्लो चार्ट या डायग्राम कैसे बनाया जाता है। सपोज आप एक चीज को थियोरिटिकली लिख रहे हो एक पैराग्राफ में, उसको अवॉइड करते हुए उसको अगर हमारे पास अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर, तो हम उसको एक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म में या ट्रायंगुलर फॉर्म में, दिस देन एरो मार्क देके हम उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिए कि पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हुआ, उसको बाद ऐसा हुआ, तो इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। उसके बाद अगर फिगर डायग्राम, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल वन, वो तो हमें मतलब मार्क ज्यादा फेच करने में हमको हेल्प करता है। हाँ, डायग्राम को थोड़ा ट्राई करना पेंसिल में करने के लिए, क्योंकि अगर हम पेन का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको इरेज नहीं कर पाएंगे, अगर हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको इरेज कर पाएंगे। और उसका लेवलिंग एक साइड में करना, अगर डायग्राम इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर, ट्राई टू लेवल इट ऑन द राइट साइड, सो दैट इट विल बी नीट एंड क्लीन, और पॉजिटिव इंप्रेशन एक आता है अपने कॉपी के ऊपर। तो मैम ये सब कुछ ये कुछ टिप्स था जो मैं फॉलो किया था, और भी मैम स्टूडेंट को मैं शायद ये रिकमेंड करूंगा करने के लिए। जिस तरीके से आपने समझाया आंसर राइटिंग की बारीकियों को, और टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट में एक अच्छा रेजोनेंस आना चाहिए, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम। ये तो बात हमने कर ली प्रीलिम्स की और मेंस की, अब हम चलते हैं और आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो तीसरा पड़ाव होता है उसकी बात करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी मैम, अगर मैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करूं तो ये मेरा बहुत अच्छा था। मेरे जो पैनल में, पहले पैनल के बारे में बात कर देता हूँ। जो पैनल होता है वहाँ पे जो भी चेयरमैन रहते हैं वो कोई ब्यूरोक्रेट रहते हैं, कोई आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, और उनके साथ साथ 3 जियोलॉजिस्ट रहते हैं, और जो कि आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। तो टोटल पर्सनालिटी टेस्ट कैरीज 200 मार्क्स। और यहाँ पे मेरा जो पैनल हेड थे उनका नाम था राजीव नारायण चौबे, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रह चुके हैं, एक आईएएस है। उनके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। और जो मैं मानता हूँ पर्सनली, ये पर्सनैलिटी टेस्ट ही है। यहाँ पे आप इंटरव्यू के जैसा इसको आप नहीं ले सकते, ये पर्सनैलिटी, वो आपका पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आप पोलाइट है कि नहीं, आप जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपका आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कोई क्वेश्चन आपको कोई पूछ रहा है तो आप उसको कैसे फेस करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपका सिटिंग पोस्चर, आपका जो भी जो भी आप ड्रेस कोड है, आपका सिटिंग पोस्चर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये सब मायने रखता है। जब मैं पहले एंट्रेंस जब मेरा हुआ रूम पे, तो राजीव नारायण चौबे सर वहां पे वो डायरेक्टली बोले कि दुर्गा शंकर पति, फील रिलैक्स, दिस इज नॉट ए इंटरव्यू, वी आर नॉट हियर टू जज योर नॉलेज, दिस इज गोइंग टू ए फ्रेंडली इंटरेक्शन, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, सो जस्ट कोऑपरेट विथ अस एंड वी आर नॉट हियर टू जज योर नॉलेज, वो ऐसे बोल दिए। तो तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा ऊपर हो गया। तो ऐसे था, मेरा बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू। ओके, तो आपने जिस तरीके से बताया, दिस विल बी रिलीफ टू लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हम ऐसे सुनते हैं कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें बहुत सारी एक बहुत ही टेंस माहौल होता है और ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है, बट आपको कॉन्फिडेंस और काम रहना है। आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस इन केस नहीं भी आ रहे तो उसको बहुत ही आराम से आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, you don't know, and you will come better and you will learn whatever the question you haven't answered. मैम जैसे कि आप अभी बोले, तो जो कि आप मेंस राइटिंग हो गया या कोई पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, अगर आपको कुछ चीज नहीं आता है तो वहां पे ब्लफ नहीं करना है। स्पेशली पर्सनालिटी टेस्ट में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वहां पे डायरेक्ट बोलना है पोलाइटली कि सर आई एम सॉरी, आई विल लर्न अबाउट इट, इट इज अ राइट वे टू एक्सप्रेस। अगर मेंस में भी हो गया, अगर एक चीज के बारे में आपको नहीं पता है तो आप इरिलेवेंट चीजें वहां पे मत लिखना, वहां पे शायद वो नेगेटिव इंप्रेशन आ सकता है। तो जो मैं फॉलो किया था, जो मुझे नहीं आता था मैं वहां पे अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मैं इरिलेवेंट चीज लिखने से अच्छा है कुछ ना लिखूं। ये मेरा स्ट्रेटेजी था मैम। Thank you so much, Durga Shankar ji, for joining us in this interview session. आप कुछ words, tips, suggestions देना चाहेंगे? जी मैम, आई ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क, और मेरा टिप ये रहेगा कि अगर आप तैयारी तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ गेट का भी तैयारी कर रहे हो तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए।
आप जियोलॉजी भी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा है, उसके साथ जीएस के ऊपर डेली फोकस कीजिए, उसके साथ गेट की भी तैयारी कीजिए, ताकि आपके पास पैरेलल प्रिपरेशन आपको हेल्प करे प्लान ए नहीं तो प्लान बी अचीव करने में। ये मेरा टिप रहेगा मैम। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू लॉट ऑफ पीपल। आप जिस तरीके से समझाया, हार्ड वर्क की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक प्लान बी होना हमेशा एक वाइज ऑप्शन है। और आंसर राइटिंग की बारीकियों को जिस तरीके से आपने समझाया, बहुत सारे लोग को ये इंटरव्यू आपके एक्सपीरियंस से कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। थैंक यू वंस अगेन, एंड द एंटायर टीम ऑफ स्टडी IQ is extremely proud of you. We आई wish एम you रियली ऑनर्ड मैम। health and happiness always. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।